कि हमारे माइंड में 1 पेटाबाइट तक की इंफॉर्मेशन आ सकती है, जो कि बराबर होती है 4.7 बिलियन बुक्स के बराबर होती है। अब ये डेटा कितना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा डेटा है कि आप सारी ज़िंदगी अपनी लगा दें, आप चाह कर भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भर नहीं सकते हैं। चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उस याद करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने समझना है कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। अगर आप ये समझ जाते हो आपका माइंड किस तरह से काम करता है, तो चीज़ों को याद करना आपके लिए क्या हो जाता है? बड़ा ही आसान हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक मिसाल दी थी। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास वक्त की बेहतरीन कार मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। वो बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर सकती है, बहुत तेज़ी के साथ आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकती है। लेकिन मसला क्या है कि जब आप उसको ड्राइव करने के लिए निकलते हो, तो आप 2 बंदे कार के अंदर बैठते हो, बाकी 3 बंदे पीछे से क्या लगा रहे होते हो? उस कार को धक्का लगा रहे होते हो अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। अब देखिए, अगर आप इस तरह का तर्ज़ अमल कर रहे हो, तो बताएं कि आप कार के साथ क्या सलूक कर रहे हो? तो ये जो आपका तर्ज़ अमल है, ये क्या कहा जाएगा इस तर्ज़ अमल को? आप कार के साथ क्या रवैया अख्तियार कर रहे हो? कार आपकी चल सकती है, फ़ौरन से डेस्टिनेशन पे लेके जा सकती है, लेकिन आप इस तरह से क्या कर रहे हो? उस कार की तज़लील कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उस कार को, उसकी वक़्त को नहीं पहचान रहे। सबसे अच्छा यूज़ केस क्या था कि आप कार में बैठते, आप कार को, इंजन को ऑन करते और गाड़ी को आप चलाते और फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। लेकिन मसला क्या है कि हमें कार को चलाना आएगा तो हम चलाएंगे ना, अगर कार चलाने ही नहीं आएगी तो हम चला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज की वर्कशॉप है जो सारी की सारी इसी हवाले से है कि हमने किस तरह से ये सीखना है कि हमारा माइंड किस तरह से क्या करता है, काम करता है। तो बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 9th क्लास के भी मौजूद हैं, मैट्रिक क्लास के भी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के भी मौजूद हैं और सेकेंड ईयर के भी गालिबन मौजूद होंगे। तो याद रखिएगा कि भाई ज़िंदगी में अगर बेटा कुछ आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ तरक्की करना चाह रहे हैं, कुछ आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जिस तरह से आपके पास कामयाबी की कीमत होती है, इसी तरह से नाकामी की भी कीमत होती है। और आप ये बात जान के हैरान होंगे कि कामयाबी की जो कीमत होती है नाकामी से बहुत ज़्यादा कम होती है। कामयाबी की कीमत क्या होती है? नाकामी से बहुत ज़्यादा कम होती है। किस तरह से? देखें, फ़र्ज़ करें कि अगर आप क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफ रेफरेंस आपको जो फ्रेम दिया गया है, आप इसमें 5-6 महीने जो आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर लेते हैं। अच्छा स्कोर हासिल करने के बाद क्या होगा, उस कामयाबी को आप सारी ज़िंदगी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप मेहनत नहीं करते, आप क्या करते हैं, जो आपको काम दिया जाता है आप प्रॉपर वक्त में नहीं करते, आप अपना सारा वक्त क्या करें, सोशल मीडिया पे ज़ाया करें, तो होगा क्या, आपका वो टाइम ज़ाया हो जाएगा और आपको सारी ज़िंदगी इस नाकामी का क्या रहेगा, आपको दुख रहेगा, आपको पछतावा रहेगा। और याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सज़ा है ना, वो क्या है, वो किसी टीचर की पनिशमेंट नहीं है, वो माँ बाप की डांट नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी सज़ा क्या है? पछतावा। काश मैं ये काम कर लेता, मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। तो ये जो पछतावा है फिर सारी ज़िंदगी इंसान के साथ क्या रहता है, वो चलता है। तो लिमिटेड टाइम है बेटा, इसमें हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना है, हमने गेट करना है। अक्सर मैं ये बात बताता हूँ बच्चों को, एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, वो बड़ा इंस्पायरिंग वाक़या है। वाक़ये में क्या है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, बकरियां चराया करते थे, रेवड़ को पाला करते थे। अब वंश क्या होता है कि एक उसमें से बकरी निकल के जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल की तरफ जब जाती है तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, एक नॉर्मल से इंसान थे, एक गरीब से नॉर्मल से इंसान थे। तो जैसे ही वो जंगल में उस बकरी के पीछे जाते हैं, पाँव में चप्पल भी नहीं है, कांटे भी लग रहे हैं, पत्थर भी लग रहे हैं, सारे पाँव जो हैं लहू लुहान हो चुके हैं। और फाइनली जब क्या करते हैं, उस बकरी को जाके पकड़ते हैं। देखिए, अगर हम अपनी नेचर की बात करें, हम क्या करेंगे, जब इतना कोई बंदा हमें सताएगा, ठीक है, या छोटा भाई आपके साथ जा रहा हो, वो शरारत करके क्या हो, वो बाहर निकल जाए और आपको बहुत ज़्यादा गलियों में 2-3 गलियाँ आपको घुमा दे, तो आपने क्या करना है, मेरा भाई क्यों निकल गए थे, आपने क्यों अपने आप को थका दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, आप 2-3 थप्पड़ ज़रूर लगाओगे। तो फिर जो जानवर है उसकी तो बात ही लगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिप्लाई बड़ा कमाल का था।
आप कहते हैं, बकरी को मुखातिब करके कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक, तूने अपने ऊपर ये जुल्म क्यों किया, अपने आप को तूने अजियत क्यों दी। बात समझा रही है। अब ये रिप्लाई सुनना था, ये जुमला उनका कहना था, हालांकि खून पाँव से निकल रहा है, इतनी अजियत इतनी मुशक्क़त काट के आए हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है आसमान पे कि इस बंदे को आप क्या कर लें, नबूवत के लिए आप मुंतखब कर लें, क्योंकि ये वो राइट पर्सन है जो कि इस काम के लिए क्या है, बड़ा ही मौजू है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके फ्यूचर को, वो आपकी तकदीर को क्या कर रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वो बना रहे। आपका आज का एक स्टेप आपके आने वाले फ्यूचर को क्या कर रहा है, बना रहा है। अब देखें, आप ज़िंदगी में बेटा आप कंप्यूटर स्टडीज़ करने जा रहे हैं, आप मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि अगर आपको पता लग जाए कि आपका माइंड किस तरह से काम करता है, तो आप यकीन कीजिए आपके लिए स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। आपके लिए चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी पूरी वर्कशॉप में हमने क्या करना है, इसी हवाले से हमने बात करनी है कि किस तरह से हमारे पास हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। कि भाई न्यूरो साइंस की लाइट में हमने देखना है, कोग्निटिव साइकोलॉजी की बुनियादों पर हमने देखना है कि किस तरह से चीज़ें क्या करती हैं, काम करती हैं। और ये सारी की सारी वर्कशॉप आप कह लें कि काफ़ी इंटेंस आप कह लें रिसर्च पर बेस है। तो अगर आप इन वेल प्रूवन मेथड्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको इसका खातिर ख्वाह इंशाल्लाह क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। स्टार्ट करें भाई, क्लियर होगी बात। जो बच्चे की पॉइंट नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने जो है ना, आप बिल्कुल भी ना समझें और सारा टाइम लिखने पे लगा दें। आपको इंशाल्लाह PDF के फॉर्म में आपको वर्कशॉप मिल जाएगी, ठीक है। देखिए बेटा, आज की हमारी क्लास का हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आज हमने किन किन चीज़ों को हमने एक्सप्लोर करना है, बात करनी है। आज हमने पहला जो हमारा मोटिव होगा वो होगा हाउ डज अवर ब्रेन वर्क। हमारा जो माइंड है किस तरह से काम करता है, उसके पीछे क्या मशीनरी काम करी, क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो सारी की सारी बातें हमने क्या करनी है, हमने एक्सप्लोर करनी है। सेकंड बेटा हमने क्या देखना है कि 5 मेमोरी को बूस्ट करने वाली टेक्निक देखनी है कि किस तरह से हम इन 5 टेक्निक का इस्तेमाल करके, मेथड्स का इस्तेमाल करके हम अपनी मेमोरी को, अपनी ब्रेन पावर को क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। और फिर हमने देखना है कि 5 स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक्स को देखना है कि किस तरह से 5 स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक क्या करती हैं, हमारी ज़िंदगी को, चीज़ों को याद करने में क्या करती हैं, आसान बनाती हैं। भाई क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे प्रोसीड करें। ठीक हो गया। अक्सर आप में से किसी बच्चे को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको कुछ सवाल आते हैं, आप उनको करके आ जाते हो, कुछ सवाल आपके रह जाते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो और निकलने के बाद आपको, हालांकि आपने कॉपी भी खोली नहीं होती, आप कहते हो ये सवाल तो मुझे आता था, सारा आपको सवाल याद आ जाता है, सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। बस समझा रही है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो रीज़न इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए वही रीज़न है कि हमें पता नहीं कि हमारा माइंड किस तरह से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हो चीज़ों को, जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, समटाइम ये होता है कि नमाज़ पढ़ने के दौरान आपको पता ही नहीं होता कि नमाज़ पूरी आपने पढ़ ली, और पढ़ने के बाद आपको पता नहीं होता दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी। समटाइम आप भूल जाते हो, समटाइम रकात भी भूल जाते हो कौन सी रकात में हम मौजूद है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो ब्रेन है ना बेटा, 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक हमारा ब्रेन क्या है, एक हमारा है शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है, एक हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या कहते हैं, हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है। किस तरह से देखें, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कोई भी काम हमारा जो है ना, हमारा जो मेन काम है, हमारा जो ज़िंदगी की हमारी सर्वाइवल के लिए क्या है हमारा, उसको अल्लाह ताला ने शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले ही नहीं किया, कॉन्शियस माइंड के हवाले नहीं किया। किसके हवाले किया है? सब कॉन्शियस माइंड के हवाले किया। किस तरह से देखें, अब देखें क्या, अब फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बच्चा क्या है, थोड़ा सा लापरवाह है, तो इसका मतलब उसका कॉन्शियस माइंड अगर थोड़ा सा लापरवाह है, अगर वो बंदा लापरवाह है तो उसका सब कॉन्शियस माइंड भी क्या होगा, लापरवाह होगा। इसका मतलब हम जो बुनियादी तौर पे होते हैं, हमारी जो सोच होती है वो कॉन्शियस माइंड से मिलके बनती है। इसी तरह से जो नॉर्मल दूसरे प्रोसेस हैं, दिल कैसे बीट कर रहा है, बाकी लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं, बाकी ऑर्गन किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास है, वो सब कॉन्शियस माइंड के पास है। इसीलिए जब आप नमाज़ पढ़ते हो, जब इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। बस समझ आ रही है। और वो काम आपका एक्टिव माइंड नहीं कर रहा होता, कौन कर रहा होता है, सब कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। हालांकि नमाज आपने बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ी होती है, लेकिन आप भूल जाते हो भाई कौन सी रकात चल रही, कौन सी चल नहीं रही। तो हमारा काम क्या है कि किस तरह
तरह से हमने उस एक्टिव मेमोरी को कहाँ लेके जाना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है, ताकि चीज़ों को याद करने के लिए हमें एफर्ट ना लगानी पड़े, हमें फोर्स ना लगानी पड़े। तो पूरी की पूरी वर्कशॉप का एजेंडा ही ये होगा कि किस तरह से हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहाँ पे लेके जाना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने क्या करना है, चीज़ों को पहुँचाना है शॉर्ट टर्म से। भाई क्लियर है? हमारा पहले तो हम ये बात देखते हैं, हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन स्टोर इन योर ब्रेन, कि हमारे माइंड में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। गैस करेंगे आप लोग ज़रा? आपने मोबाइल फ़ोन देखे हैं ना, कितनी जीबी की स्टोरेज होती है? 1 to 8 जीबी की स्टोरेज होती है, 32 जीबी की होती है, 256 की होती है मैक्सिमम, 512 जीबी की होती है। तो आप गैस करें कि आपके माइंड में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, आपके माइंड में कितना डेटा आ सकता है। बेटा लास्ट में क्या नाम है आपका, नज़र आ रहा है आपको? गुड, शाबाश। हाँ भाई गैस करें ज़रा, तुक्का ही लगाएं, गलत बताएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 35 गीगाबाइट, ठीक है। 95 और भाई 100, ज़बरदस्त। और कौन गैस करेगा? बताएं भाई, बोलेंगे तो समझ आएगी ना। 70%। हाँ भाई देखिए 70% ही गीगाबाइट होगी ना, 70% तो अलग ही यूनिट हो जाएगा ना। अनलिमिटेड होता है, नहीं अनलिमिटेड तो नहीं होगा, क्योंकि एक दिमाग है ना, ठीक है। एक टैंक है, टैंक में कहूँ कि एक टैंक है, छोटा टैंक है, एक बड़ा टैंक है। बड़े टैंक में ज़्यादा पानी जा सकता है, छोटे टैंक में ऑब्वियस सी बात है कम पानी जाएगा, लेकिन एक लिमिट है हमारे। इसी तरह से हमारे माइंड की भी एक लिमिट है। तो हमारे माइंड में कितना डेटा जा सकता है? देखिए भाई, दिस विल शॉक यू, ये चीज़ आपको बड़ी हैरान कर देगी। किस तरह से कि हमारे माइंड में कितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है। मे बी 1 पेटाबाइट विच इज़ इक्वल टू 4.7 बिलियन बुक्स, कि हमारे माइंड में 1 पेटाबाइट तक की इंफॉर्मेशन आ सकती है, जो कि बराबर होती है 4.7 बिलियन बुक्स के बराबर होती है। अब ये डेटा कितना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा डेटा है कि आप सारी ज़िंदगी अपनी लगा दें, आप चाहकर भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भर नहीं सकते। बस समझ रही है? इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारे माइंड में। लेकिन मसला क्या होता है कि जब भी हम चीज़ों को याद करते हैं, एक पैराग्राफ याद करते हैं, हमसे याद ही नहीं होता। एक ऐसे याद करते हैं, कल कलाम को हम भूल जाते हैं। वो हमारे पास जो चीज़ याद कर रहे हैं वो हमारे माइंड में स्टोर क्यों नहीं हो पाती? तो भाई रीज़न उसका ये होता है कि हम वो जो मेमोरी होती है, जो चीज़ होती है, उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जा पाते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारा टारगेट क्या है कि किस तरह से हमने चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहाँ लेके जाना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। ये कैसे लेके जाएंगे हम? कैसे लेके जाएंगे? हाँ वेरी राइट। कैसे लेके जाएंगे? जब हम ब्रेन के बारे में समझ लेंगे कि किस तरह से काम करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, हाउ डज अवर ब्रेन वर्क, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ठीक है भाई, सेल। वेरी राइट। क्या होता है हमारे पास? सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कि जो कि डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरी ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? न्यूरॉन। वेरी राइट, शाबाश। तो हमारे ब्रेन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कौन होता है? न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर ब्रेन एंड वी हैव 86 बिलियन न्यूरॉन। कि एक एवरेज बंदे के पास कितने बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एक एवरेज बंदे के पास। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स करते क्या है? देखें भाई, न्यूरॉन कनेक्ट एंड फॉर्म लिंक्स। ये सारे के सारे न्यूरॉन्स के होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं और लिंक्स बनाते हैं डिफरेंट तरीके के। किस तरह से लिंक बनाते हैं देखें। When we learn something new, neurons connect with each other. They form set of links into the long term memory. ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करते हैं? एक लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, वीक सेट ऑफ लिंक्स बनाते हैं। जिस तरह से देखें डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? इस तरह से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स स्टोर एज अ शॉर्ट सेट ऑफ लिंक। जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल लिंक्स की फॉर्म में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, फ्रेंच में हाउस के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कैसा। ठीक है, तो कैसा फ्रेंच में एक हाउस के लिए एक सिंपल सा वर्ड है। तो इसके लिए देखिए कितने सिंपल से लिंक आपके पास यहाँ पर बने। लेकिन अगर हम देखें ऑस्मोसिस के बारे में, देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड लिंक एज मोर कम्प्लेक्स सेट ऑफ लिंक्स। जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं वो कम्प्लेक्स लिंक्स बनाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है और एक कितने डिफिकल्ट सेट ऑफ लिंक्स बना रहा है।
तो क्या पता लगा कि जब नई चीज़ सीख रहे हो तो आपके माइंड में क्या बन रहे हैं, लिंक्स बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं, ताकि आपकी इस बात को क्या किया जाए, आपके माइंड में महफूज किया जाए। अब होता क्या है, देखें भाई आगे क्या होता है, हाउ न्यूरॉन्स कनेक्ट। ये न्यूरॉन्स कनेक्ट किस तरह से होते हैं आपके पास, ऑल द न्यूरॉन्स आर कनेक्ट विद द लिटिल जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। ये सारे के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं एक छोटे से जंक्शन साइनेप्स के साथ क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। साइनेप्स कुछ इस तरह से नजर आता है, यानी कि छोटे छोटे फिंगर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, आपस में इनका कनेक्शन बना हुआ होता है। Whenever you think about something you have learned, small electrical signal travel along the set of link that you have created। जब भी आप क्या करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हो जो आपने पढ़ी होती है, तो इन सेट ऑफ लिंक से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, पास होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि भाई इस चीज़ को हमने क्या करना है, रिकॉल करके लेकर आना है। फिर आगे चलें, होता क्या है कि अब न्यूरॉन्स फिर ब्रेक हो जाते हैं जब, अच्छा गेस करके मुझे बताएं, जब यहाँ से न्यूरॉन ब्रेक हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं और बीच में से कनेक्शन लॉस हो गया, तो इसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने दिमाग को कमांड दी कि भाई आपने क्या करना है, आपने बायोलॉजी का वाला कॉन्सेप्ट मुझे याद करवाना है, उसका टेस्ट आ चुका है, ये सोल्यूशन मैंने लिखना है यहाँ पर। तो आप क्या करें, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू की 2 लाइनें आपको याद आ गई, लेकिन बीच में से आप एक लफ्ज़ आप भूल के चले गए, तो ये हुआ क्या, वहाँ से सेट ऑफ लिंक क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया। देखिए भाई, बट इफ दीज सेट ऑफ लिंक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दे विल ब्रेक एंड दैट इज यू स्टार्ट फॉरगेटिंग। अगर ये सेट ऑफ लिंक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप भूलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट क्या हो जाएंगे, आपके ब्रेक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें डायग्राम में कि एक यहाँ पे न्यूरॉन क्या हो चुका है, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, यानी कि इसका कनेक्शन बाकी न्यूरॉन्स के साथ क्या हो चुका है, हट चुका है, और सारे के सारा कनेक्शन आपका लॉस्ट हो चुका है। टू लर्न समथिंग न्यू वेल यू हैव टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लिंक दैट कैन नॉट इजीली ब्रेकअप। क्या करें, अगर किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको इन सेट ऑफ लिंक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये आसानी से टूट ना सकें। आप चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, ये सेट ऑफ लिंक्स ब्रेक ना हो। जब ब्रेक नहीं होंगे तो चीज़ आपको क्या रहेगी, ज़्यादा टाइम तक क्या रहेगी, याद रहेगी। अब इसके लिए करना है क्या भाई, देखें इस तरह के स्ट्रॉन्ग लिंक्स आपने बनाने हैं। हाँ, ऑटोमेटिक सिस्टम बन रहा है। देखिए होता क्या है कि जब आपने कोई चीज़ नहीं सीखी ना, अब सेट ऑफ लिंक्स तो बन गए, लेकिन वो सेट ऑफ लिंक्स वीक हैं। अब हमने करना क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है कि वो सेट ऑफ लिंक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो सेट ऑफ लिंक्स मजबूत हो जाएंगे। जब मजबूत हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास होने की वजह से वो ब्रेकअप नहीं होंगे। जैसे एक वायर है ना, जैसे एक पतली सी वायर है, आप क्या करते हो, उसको सॉकेट में लगाते हो, वहाँ से आप एसी चला लो पतली सी वायर से, क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वायर गर्म होकर क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एसी चलाने के लिए, हैवी मशीनरी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोटे डायमीटर की वायर लगानी पड़ती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वायर लगानी पड़ती है। तो यही काम माइंड के साथ भी करना है। अगर वो वायर क्या होगी, पतली होगी, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, आप कहेंगे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट ला के मुझे बता दो। अगर सेंटर में से सिग्नल ब्रेक हो गया तो होगा क्या, लिंक ब्रेक हो गया तो वो चीज़ आपको भूल जाएगी, आप उसको लिख नहीं पाओगे। तो इसी तरह से हमने क्या करनी है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप इसको क्या कर सकें, आप उन सेट ऑफ लिंक्स को मजबूत कर सकें। यही काम हमने क्या करना है, इसमें करना है। चले बेटा आगे। तो 5 मेमोरी को बूस्ट करने की जो टेक्निक्स है वो क्या है आपके पास, पहली जो टेक्निक है वो है रिट्रीवल टेक्निक या रिट्रीवल प्रैक्टिस। सेकंड जो है वो आपके पास है पोमोडोरो टेक्निक, और थर्ड जो हमने सीखनी है वो है हार्ड स्टार्ट टेक्निक, और फिर हमने सीखनी है नोट टेकिंग टेक्निक, ठीक है, और लास्ट में हमने देखनी है स्पेसिंग टेक्निक। भाई क्लियर हो की बात। तो चलें पहले मूव करते हैं रिट्रीवल प्रैक्टिस की तरफ कि भाई रिट्रीवल प्रैक्टिस क्या कहती है। अच्छा, रिट्रीव का यहाँ पर लफ्ज़ देखिए लिखा हुआ है, आप में से किसी बच्चे ने पहले सुना है रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, या रिट्रीव का मतलब क्या होता है, तब ज़िंदगी में सुनो ये लफ्ज़, नहीं सुना। अच्छा चलें देखें, रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि भाई आप चीज़ों को बजाय रट्टा लगाने के, बार बार रिपीट करने के, पढ़ने के, आप क्या करते हो, आप उनको रिकॉल करते हो। अभी करना किस तरह से देखें, रिट्रीवल प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले आपने 2 काम नहीं करना है। भाई जो करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले जो नहीं करना वो देखते हैं। पहला काम क्या नहीं करना कि आपने मटेरियल को बार बार आपने पढ़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक याद करना है, क्या करते हैं हम, उसको बार बार पढ़ते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए। तो क्या कि ये टेक्निक क्या कह रही है कि आपका माइंड इस तरह से काम नहीं करता, आपने उसको बार बार नहीं पढ़ना,
आपने जस्ट एक दफ़ा मटेरियल को पढ़ना है और दूसरा काम क्या नहीं करना, आपने उनको हाईलाइट नहीं करना। जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, ये काम आपने नहीं करना। फिर करना क्या है, देखें नीचे लिखा हुआ है डोंट रीड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, ट्राई टू मेक इन्फॉर्मेशन स्टिक, इंस्टेड चैलेंज योरसेल्फ, रिट्रीव द की आइडियाज फ्रॉम योर ओन मेमोरी। आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप कॉपी को बंद कर दें। कॉपी को जब आपने बंद कर दिया, अब आप रिकॉल करने की कोशिश करें, रिट्रीव करने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या की आइडियाज़ याद हैं। तो आपको क्या होगा, कुछ बातें याद आएंगी, कुछ बातें आपको याद नहीं आएंगी। आप अपने माइंड को चैलेंज करें कि भाई आपने काम करना है, मुझे वो चीज़ याद लाकर दिखानी है। तो होगा क्या, जब आपका माइंड उन की आइडियाज़ को रिट्रीव कर रहा होगा, वापस लेकर आ रहा होगा, उसके बारे में सोच रहा होगा, वो जो सेट ऑफ लिंक्स बने थे, वीक वाले सेट ऑफ लिंक्स, वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस समझ आ रही है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्रैमिंग के बजाय आप नए उसी पुराने लिंक से क्या करवा रहे हो, आप अपने माइंड को गुजार रहे हो। जैसे आपने देखोगा खेत होता है, खेत में जब आप क्या करते हो, एक नए खेत में जाना स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से जो फसल होती है वो थोड़ा सा आपको रास्ता देना स्टार्ट करती है। लेकिन आप मुतवातर वहाँ से जाना स्टार्ट कर दो, एक पूरी पगडंडी बन जाती है, पूरा एक वहाँ से एक प्रॉपर क्या बन जाता है, रास्ता बन जाता है। ठीक है, यही काम आपके माइंड के साथ होता है। जितना रिकॉल करोगे उतना सेट ऑफ लिंक्स के हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं भाई, देखें अब देखें, जब शुरू में आप याद करते हैं तो होता क्या है, क्रिएटिंग वीक लिंक्स बाय इनिशियल लर्निंग। जब शुरू में चीज़ों को हम याद कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि वीक सेट ऑफ लिंक्स आपके बनते हैं। जब आप किसी भी लेक्चर से आप लेक्चर सुनते हो, इंस्ट्रक्टर से पढ़ते हो, वीडियो देखते हो या बुक को पढ़ते हो, तो आपके माइंड में वीक सेट ऑफ लिंक्स क्या होते हैं, आपके बनते हैं। अब क्या करना है, इन सेट ऑफ लिंक्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे, बाय टेस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करना है आपने। किस तरह से, ईच टाइम यू रिट्रीविंग इट विदाउट लुकिंग एट द आंसर यू स्ट्रेंथिंग दोज लिंक्स। हर मर्तबा जब आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा रहे होते हो, आप उन लिंक्स को क्या कर रहे होते हो, बुनियादी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। बात समझ आ गई बात। अब देखें, ये हमें समझ आ गया कि रिट्रीवल प्रैक्टिस इस बला का नाम है, उसको इस तरह से क्या करना है, हमने यूटिलाइज करना है, इसको हमने आगे लेके जाना है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसको डिफरेंट अपने सब्जेक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में आपको वोकेबलरी याद करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। तो इसको वोकेबलरी याद करने के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखें। जो इस प्रैक्टिस को करने का मेथड नंबर 1 है वो है बाय फ्लैश कार्ड। किसके जरिए से, फ्लैश कार्ड के थ्रू। इसमें करना क्या आपने, इफ़ यू लर्निंग न्यू वोकेबलरी टेस्ट योरसेल्फ विद फ्लैश कार्ड। आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, आपके पास डिफरेंट घर में चीज़ें आती होंगी, गत्ते वगैरह, उसमें आपने ऐसा गत्ता लेना है, ऐसा हार्ड शीट लेनी है जिसके दोनों तरफ लिखा जा सके। ठीक है, आपने उसको डिफरेंट पीसेज में कट करना। जैसे ताज आपने देखा होगा, उसके एक साइड पे क्या होता है, नंबर लिखा होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है, इमेज बनी हुई होती है। तो आपने क्या करना है, एक साइड पे वर्ड लिखना है, दूसरी साइड पे उसका मीनिंग लिखना है। जितनी आपने वोकैबुलरी याद करनी है, आपने एक साइड पे वर्ड, दूसरी साइड पे क्या रखना है, आपने मीनिंग रखना है। एक दफ़ा आपने सारे का सारा क्या देख लिया, वर्ड्स क्या हैं आपके, मीनिंग्स क्या है, एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करें कि भाई ये वर्ड है मेरे सामने, इसका मीनिंग क्या होगा। आप रिकॉल करें, हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं याद आ रहा, बहुत एफर्ट करने के बाद दोबारा इसका मीनिंग देख लें, फिर कार्ड को शफल करें। यही आप क्या करें, रिपीट करते चले जाएं। आप देखेंगे कि रट्टा लगाने के तरीके से जो चीज़ आपको याद होती थी, एक तो आपको याद चलती होगी, और जो याद होगी बहुत अच्छे तरीके तक, लॉन्ग टर्म तक, ज़्यादा टाइम तक आपके जहन में क्या रहेगी, वो बात आपकी महफूज रहेगी। समझ आ गई। तो पहले क्या करना है, आपने फ्लैश कार्ड मेथड का इस्तेमाल करना है। दूसरा क्या करना है, बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम और ऑन योर ओन। जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ने लगे, जब आप केमिस्ट्री को पढ़ने लगे, जब आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने लगे, तो आपने क्या करना है, देखें टीचर ने आपको पढ़ा दिया, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल हो, उसमें टीचर आपसे क्या कहता है, हमने काम तो कर लिया लेकिन आपने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, आप सबसे पहले क्या कर लें, उस जो सवाल था आप शीट पे लिख लें। आप शीट में लिखने के बाद खुद से सॉल्व करें। भाई आपने लेक्चर तो लिया ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, आप एक पॉइंट पर आके अटक गए, आप सोचें भाई इसके आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप की को देखें, फिर आप क्या करें, सोल्यूशन को देखें, और फिर सोल्यूशन को देखने के बाद दोबारा उस प्रॉब्लम पर आए, फिर आप उसको सोल्व करना स्टार्ट करें। फिर कहीं पे अटक जाएं तो दोबारा अपने की आइडियाज़ पर जाएं, लेकिन अपने माइंड को आपने क्या करना है, चैलेंज करना है कि भाई आप सारी चीज़ों को क्या करें, वक्तन फवक्तन क्या करें, आप रिकॉल करें। ये बात समझ में आ गई। चलें आगे, ज़बरदस्त। आगे तीसरा मेथड क्या है कि जब आप किसी मटेरियल को याद करने लगे, लेट से बायोलॉजी को आप याद करने लगे, इंग्लिश याद करने लगे हैं, फिजिक्स याद करने लगे, आपको थ्योरी याद करने हैं,
थ्योरी याद करने के लिए भाई वही रिट्रीवल प्रैक्टिस आपने करनी है, बाय रिकॉलिंग इंस्टेड रिपीटिंग। आपने रिकॉलिंग करनी है, आपने रिपीटिंग नहीं करनी। इसमें करना क्या है, व्हेन यू रीडिंग क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिकॉल एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द पेज और द चैप्टर। अगर आप क्या करने लगे, रीडिंग करने लगे, तो आपने क्या करना है, जितना हो सकता है आपने क्या करना है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है जितना आपको याद आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके जो वीक सेट ऑफ लिंक्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको जो चीज़ होगी बड़े अच्छी तरीके से आपको याद आपके माइंड में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तो कोई मसला क्लियर है, गुड हो गया, शाबाश। चले भाई सेकंड टेक्निक की तरफ बढ़ने से पहले आपके पास 1 मिनट है, आप लोग क्या करें, जब तक जितना आपने अब तक पढ़ा है इसको आप क्या कर लें, मेंटली तौर पे रिवाइज कर लें। सर जी, आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में भी आ जाए। सही है। और वैसे अगर आप बैठे रहें तो आपको वो चीज़ याद आती रहती है, आप याद कर सकते हैं, सही आपको है। पता होती है। लेकिन अचानक ऐसा मौका आ जाता है कि हम कोई चीज़ और चीज़ पढ़ रहे होते हैं, सही या है। फिर कोई और वो करते हैं, या हमारा माइंड बिल्कुल जैसे कि हम ठीक है। बिल्कुल फ्री होते हैं, सही है। कोई हमसे उसके मुताबिक पूछ लेता है तो वो हमें हमारे माइंड में नहीं आती, इससे क्या वजह। हाँ, उसी वजह को हल करने के लिए तो हमने आज की ये क्लास रखी है कि जब आप इस मेथड के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू चीज़ों को याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। ठीक है, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे फॉरगेटिंग कर्व के हवाले से कि चीज़ों को कब रिपीट किया जाए कि वो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाती है। समझ आ रही है? तो ये इंशाल्लाह आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इस अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप। इस क्रिएट किया था, अब इनके पास था कि इनके पास था एक टमाटर के शेप का टाइमर था। ठीक है, और इस टाइमर को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, इस टेक्निक का इजाद किया था इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए पोमोडोरो कहा जाता है, पोमोडोरो फ्रेंच में हम कहते हैं, फ्रेंच में हम किसको कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। ठीक है, टमाटर को हम क्या कहते हैं, पोमोडोरो कहते हैं। तो उनका जो टाइमर था वो किस शेप का था, टमाटर की शेप का था, इसी वजह से उन्होंने इस टेक्निक का नाम क्या रख दिया, पोमोडोरो टेक्निक रख दिया। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, देखिए जब भी स्टडी के बारे में आप सोचते हैं ना तो हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलर कॉर्टेक्स कहते हैं। शायद बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, इंसुलर कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये इंसुलर कॉर्टेक्स क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में पेन प्रोसेसिंग सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, किसी बोरिंग टास्क के बारे में सोचते हो ना, तो आपका ये पेन प्रोसेसिंग जो सेंटर इंसुलर कॉर्टेक्स होता है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको आप पेन, जिसको होता क्या है कि आपके माइंड में पेन की फीलिंग क्रिएट हो जाती है और आपका माइंड क्या कहता है कि भाई इस काम को ना किया जाए, क्या किया जाए, अपने काम को, अपने फोकस को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे टास्क की तरफ लेके जाया जाए जो कि क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लाइक आपका माइंड क्या करता है कि भाई जल्दी से हम क्या करें, मोबाइल फ़ोन ओपन कर लें, कोई देखें किसका मैसेज आया, किसका मैसेज नहीं आया, थोड़ी सी रील चला लें, थोड़ी सी टिकटॉक इस्तेमाल कर लें। तो माइंड फ़ौरन से आपको क्या करता है, ये सजेशन देता है। जब ये सजेशन देता है तो होता क्या है कि फ़ौरन से जो पेन प्रोसेस हो रहा था ना, फ़ौरन से गायब हो जाता है। यार ये तो यहाँ पर क्या करता है, आपका माइंड आपको ड्राइव कर रहा होता है। तो अगर हम एक ऐसा मेथड ढूंढ लें कि जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, उसको बेवकूफ़ बना लें, बस यार ये तो क्या होगा हमारे लिए, अपने माइंड के इस पेन प्रोसेसिंग वाले जो पेन प्रोसेसिंग हो रहा था उस केमिकल को हम क्या करेंगे, अवॉइड कर लेंगे, वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस प्रॉब्लम के निजात के लिए कि भाई जब भी हम क्या करें, स्टडी के बारे में सोचें तो हमें उकताहट फील ना हो, हमें बोरियत फील ना हो, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक है। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है, ये कहती है कि भाई आप जब भी स्टडी करने लगे हैं ना तो आपने 4 स्टेप में स्टडी को करना है। इस टेक्निक का जो स्टेप नंबर 1 है कि आपने जहां पर भी पढ़ने लगे, जो भी जगह आपकी मौजूद है, आपने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करनी है ऑल डिस्ट्रैक्शन, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आपने तमाम तर डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, आपने रिमूव करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने 25 मिनट का अलार्म लगाना है। क्या करना है, 25 मिनट का अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है,
25 मिनट का आपने अलार्म लगाना है। अगर दूसरी वॉच नहीं तो आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 3 में फोकस ऑन स्टडी। आपने क्या करना है, आपने स्टडी पे फोकस करना है। आप जो भी चीज़ याद कर रहे हो, कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो, आपने क्या करना है, आपने उस पर फोकस करना है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, ये 25 मिनट तक आपने करना है जब तक अलार्म आपका बजता नहीं है। स्टेप नंबर 4 में आपने ये काम करना है कि आपने 5 मिनट का ब्रेक लेना है एक सेशन के बाद। 5 मिनट ब्रेक आपने लेना है आफ्टर 25 मिनट। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, ये याद रखिएगा कि भाई पहले तो स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को। पहला स्टेप क्या है कि भाई जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ पढ़ने बैठे हैं, टेबल पे पढ़ने बैठे हैं, चेयर पे पढ़ने बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके जो भी आप जो गुड़िया वगैरह होती है उससे खेलते हैं ना, आप लोग खेलते होंगे, तो वो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस आपने क्या करनी है, साइड पे रखनी है। तो साइड पे करने के बाद आपने सुकून से बैठ जाना है। और फिर क्या करना है, मिसाल के तौर पर बाहर बैकग्राउंड में नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, फूफो के बच्चे आए हुए हैं, खाला के बच्चे आए हुए हैं, तंग कर रहे हैं आपको, हेडफोन मिलते हैं हेडफोन, तो आप उनको बंद करके हेडफोन लगा दें ताकि बाहर की नॉइज़ आपके कानों में, आपके माइंड को डिस्टर्ब ना करे। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपने 25 मिनट का अलार्म सेट कर देना है। तीसरा काम क्या करना है, आपने फोकस करना है स्टडी पर। 25 मिनट तक आपने पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, रिट्रीवल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके। अभी हम पढ़ के आए ना टेक्निक, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपने 25 मिनट तक पढ़ना है। फिर चौथे स्टेप में क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट के ब्रेक में क्या करेंगे, सबसे आसान ब्रेक लेने का क्या तरीक़ाकार है, मोबाइल फ़ोन निकालेंगे, टिकटॉक निकालेंगे, यहाँ से रील्स देखना स्टार्ट कर, 5 मिनट तक रील्स देखनी, उसके बाद बंद कर देना है। वो 2 घंटे चलेगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब आप क्या करोगे, मोबाइल फ़ोन निकालोगे और निकालने के बाद वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप उसको और ओवरलोड कर रहे हो, और ओवरलोड कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका ब्रेक नहीं खिलाएगा, मजीद आपको फ्रस्ट्रेशन में वो आपको लेके जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसके पीछे की साइंस क्या है। हमने 5 मिनट का जो ब्रेक लिया है ना, इसके पीछे बेटा सारी की सारी साइंस छुपी हुई है कि आपका माइंड इस दौरान करता क्या है। अब देखिए, जब भी आप नई इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो ना, तो उसके अभी हमने पढ़ा कि सेट ऑफ लिंक्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। क्या होता है, एक हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है जो कि क्या करता है, उसका काम ये होता है कि सारे सेट ऑफ लिंक्स को उठाना और स्पेसिफिक पोर्शन में रखना। जिससे आप मार्केट में जाते हो, बहुत सारा सामान लेकर आते हो, आपने जूते भी लेकर आ गए, आप कपड़े भी लेकर आ गए, आप ग्रोसरी भी लेकर आ गए, आप बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गए। अब आप अगर क्या करते हो, एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, सारी चीज़ें ला के एक साथ डाल देते तो क्या होगा, चीज़ों को निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप हर चीज़ को उसकी मेन कैटेगरी वाली जगह पर आप क्या करते हो, उसको प्लेस करके रखते हो। अब देखिए, जब 5 मिनट का आप ब्रेक लेते हो ना, तो हमारे माइंड का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। अब ये हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि हमारी जो सेट ऑफ लिंक्स होते हैं ना, उनको सॉर्ट करता है, उसकी सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, उसको तरतीब देता है कि भाई इस लिंक को यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो फ़ौरन से मैं उस स्पेसिफिक जगह पे जाऊँ और वहाँ से उस चीज़ को निकाल के लाकर दे दूँ। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपने क्या करना है, इस 5 मिनट में आप रिलैक्स कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप चाय पी सकते हो। आपने इस तरह का ब्रेक इस्तेमाल करना है। या आप माइंडलेस हो सकते हो, ठीक है। माइंडलेस का मतलब ही नहीं दिमाग निकाल के रख दो, यानी कि अपने ख्यालों में खो जाना, इस तरह का वो आप कुछ ब्रेक ले सकते हो। भाई समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है। इसके थ्रू आपने क्या, अच्छा उसके बाद क्या करना है, आपने ये 4 सेशन जब आप कर लो, जब आपके 4 सेशंस कंप्लीट हो जाए, तो आपने ये करना है कि आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो 15 से 20 मिनट का। यानी कि जब आपने 2 घंटे लगा लिए ना, 2 घंटे में 4 सेशन आपने मुकम्मल कर लिए। जब 4 सेशन मुकम्मल कर लिए तो होगा क्या कि आप 15 से 20 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप इस तरह से जब स्टडी करोगे तो आपको फील होगा, आपको समझ में आएगी कि भाई कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपको याद करने में, आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें बड़ी आसानी से याद होना स्टार्ट हो गई हैं। समझ आ रही है? तो ये बेटा हम इसको यहाँ पर पार्क करते हैं कॉन्सेप्ट को। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं।
अब देखिए, जब भी आप कोई नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लेके जा रहे हो, आप स्टोर कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको याद रखना है फॉरगेटिंग कर्व के हवाले से। अब 1885 में इसको इन्वेंट किया गया, माइंड को ये देखने के लिए, माइंड की कैपेसिटी के लिए कि भाई कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर हो सकती है। तो जर्मन के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बात को, फॉरगेटिंग कर्व को उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आप एक लाइव लेक्चर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, अब जैसे आप समझ रहे हो ना, आपने वीडियो देखी, आप टीचर से समझ रहे हो, तो उस टाइम एट अ टाइम आपके माइंड में वो जो चीज़ स्टोर होती है, कितना स्टोर होती है, वो 100% स्टोर हो जाती है। लेकिन जैसे 20 मिनट का वक्त गुजरता है, आफ्टर 20 मिनट ये आपकी जो मेमोरी में जो चीज़ होती है, जो आपने सुनी होती है, पढ़ी होती है, आपने देखी होती है, वो आप कह लें कि 58% रह जाती है सिर्फ 20 मिनट की बात। फिर होता क्या है कि जब